अध्याय 1। एक एल्केमी सॉवरेन की स्मृतियाँ। मैं कौन हूँ? मैं लव हूँ। मैं वह हूँ जो स्वयं आकाश को तुच्छ समझता है। 9 स्वर्गों का अद्वितीय एल्केमी सॉवरेन लव। या फिर मैं वो निकम्मा, रीढ़ विहीन अपाहिज हूँ जिसे हर कोई धोखा देता और अपमानित करता है। लव। उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था। उसी समय उसके पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा उठ रही थी। लव अपने बिखरे हुए विचारों को रोक नहीं पाया और उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई। लव बेटा, आखिरकार तुम जाग गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारी माँ तो चिंता में मरी जा रही थी। अगर अपनी ताकत का दिखावा करना था तो ठीक था, लेकिन उन लोगों से युद्ध करने की क्या जरूरत थी? उसके कानों में एक कोमल और स्नेह भरी आवाज गूंजी। उस आवाज में खुशी और राहत थी, लेकिन अंत में वह भावनाओं से भरकर कांपने लगी। लव ने धीरे धीरे आंखें खोली। धुंधली दृष्टि धीरे धीरे साफ हुई और एक महिला का चेहरा उसके सामने दिखाई दिया। वह महिला लगभग 30 वर्ष की लग रही थी और अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों के किनारों पर गहरी झुर्रियां थी जो उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। इस समय वह आंसुओं से भरी आंखों से लव को देख रही थी। उन आंखों में अथाह प्रेम था जिससे लव के हृदय में एक अजीब गर्माहट भर गई। बेटा, तुमने तो अपनी माँ की जान ही निकाल दी थी। इतना कहते ही उसकी आंखें और लाल हो गई और आंसू बहने लगे। माँ? लव ने उस परिचित लेकिन फिर भी अजनबी चेहरे को देखा और संदेह भरे स्वर में कहा। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। बेटा, अपनी माँ को मत डराओ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? महिला के चेहरे पर तुरंत घबराहट छा गई। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया। उसने लव की जांच की और बोला, मिसेस तारा, लव के सिर के पीछे गंभीर चोट लगी थी। संभव है कि उसकी याददाश्त को वापस आने में समय लगे। अधिक चिंता मत कीजिए। मैंने अभी युवा स्वामी को औषधि दी है। उसकी शक्ति अभी पूरी तरह घुली नहीं है। उन्हें कुछ समय और आराम करने दीजिए। मिसेस तारा ने चिंतित नजरों से लव को देखा। अनिच्छा से उन्होंने सिर हिलाया और वृद्ध व्यक्ति के साथ बाहर चली गई। लव ने दूर से उस वृद्ध की धीमी आवाज सुनी। मिसेस तारा, युवा स्वामी का जीवित लौट आना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे अधिक अपेक्षा मत रखिए। मिसेस तारा कांपती हुई आवाज में बोली। एल्केमी मास्टर जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा? वृद्ध ने आह भरी। युवा स्वामी के मस्तिष्क के पीछे गंभीर आघात पहुंचा है। सच कहूँ तो उनका जाग जाना ही चमत्कार है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव अवश्य होंगे। याददाश्त खो देना भी संभव है। दोनों धीरे धीरे दूर चले गए। अब लव कुछ भी स्पष्ट नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उसे अभी भी मिसेस तारा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। लव छत को खाली निगाहों से देखता रहा। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, विशेषकर सिर के पीछे जहां सूजन और जलन थी। आखिर हुआ क्या है? मैं लव हूँ। तो फिर मिसेस तारा मेरी माँ है, लेकिन मुझे उनके प्रति ये अजीब अपरिचित भावना क्यों हो रही है? और ये सारी उलझी हुई स्मृतियाँ कहाँ से आई हैं? एक तरफ मुझे याद है कि मैं संसार का सर्वोच्च एल्केमी सॉवरेन हूँ। दूसरी तरफ मुझे याद है कि मैं एक अपमानित, असफल और कमजोर युवक हूँ। एल्केमी सॉवरेन लव, निकम्मा लव, असली मैं कौन हूँ? क्या मैं एल्केमी सॉवरेन का पुनर्जन्म हूँ, या फिर उसकी आत्मा मेरी आत्मा में मिल गई है? उसका मन अनगिनत प्रश्नों से भरा हुआ था। छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लव हूँ, चाहे मैं एल्केमी सॉवरेन लव हूँ या पुराना अपाहिज लव। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी जीवित हूँ। अध्याय 2। नीच दुष्ट। औषधीय द्रव उसके पेट में पहुंचा और लव ने तुरंत अपने मन से उसकी औषधीय शक्ति को पूरे शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया, जिससे वह उसकी हड्डियों में समाने लगी। सामान्य योद्धा औषधीय शक्ति को पहले प्राण केंद्र डैंशन में एकत्रित करते हैं और बाद में उसे पूरे शरीर में फैलाते हैं, लेकिन लव के पास दिव्य मूल स्पिरिट रूट नहीं था, इसलिए उसका प्राण केंद्र पूरी तरह खाली था
और उसमें ऊर्जा संग्रहित नहीं हो सकती थी। वह केवल इतना कर सकता था कि औषधीय शक्ति को शरीर की प्रत्येक कोशिका में बिखरने दे। हालांकि यह औषधीय द्रव केवल साधारण जड़ी बूटियों से बना था, लेकिन लव के सही अनुपात और संयोजन के कारण इसका प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। जैसे ही औषधीय शक्ति उसके शरीर में दौड़ी, उसके अनगिनत रोम छिद्र खुल गए। ऐसा लगा मानो उसके शरीर की हर कोशिका वर्षों से भूखी हो और अब पागलों की तरह स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लगी हो। धड़ाम, उसके शरीर के भीतर एक मध्यम विस्फोट हुआ। उसकी बंद पड़ी सभी नाड़ी मार्ग, मेरिडियंस, जबरदस्ती खुलने लगी और लव के मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई। दूसरे लोग जब साधना करते थे तो वे प्राण केंद्र की शक्ति से धीरे धीरे अपनी नाड़ियों को खोलते थे, इसलिए उन्हें अधिक पीड़ा नहीं होती थी। लेकिन लव ऐसा नहीं कर सकता था। उसे बाहरी ऊर्जा का सहारा लेना पड़ा। ये ऊर्जा किसी नदी में समुद्र का जल भर देने जैसी थी, उग्र, हिंसक और विनाशकारी। ये दर्द, मैं इस दर्द को कभी नहीं भूलूंगा। लव ने दांत भींच लिए। यदि किसी दुष्ट ने उसका दिव्य मूल नहीं छीना होता तो उसे इतना पागलपन भरा तरीका अपनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। धड़ाम, 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 उसके शरीर के भीतर लगातार विस्फोट होने लगे। एक एक करके नाड़ी मार्ग खुलते गए। हर बार जब एक नई नाड़ी खुलती, उसका पूरा शरीर दर्द से कांप उठता। जब अंततः सभी नाड़ियां खुल गईं, तब तक लव लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंच चुका था। उसे 2 घंटे तक विश्राम करना पड़ा। तब जाकर वो धीरे धीरे सामान्य हुआ। अब जब पीड़ा समाप्त हो चुकी थी, तो उसे ऐसा लगा मानो उसके पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक हर रोम छिद्र खुल गया हो। हर सांस के साथ वो स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को भीतर खींच रहा था। बहुत बढ़िया, अब मेरी नाड़ियां खुल चुकी है। मैं आखिरकार साधना कर सकता हूँ। लव ने अपने शरीर की स्थिति महसूस की। नाड़ियों के खुल जाने के बाद वह अब वातावरण की ऊर्जा को अपने रोम छिद्रों के माध्यम से सोखकर शरीर को मजबूत बना सकता था। केवल इसी परिवर्तन ने उसके शरीर में नई शक्ति भर दी थी। उसने एक मुक्का मारा। मुट्ठी के साथ हवा सीटी बजाती हुई निकली। लव मुस्कुराया। उसने जो दर्द सहा था वो व्यर्थ नहीं गया। सामान्य साधकों को पहले क्यूआई सेंसिंग रियल्म ऊर्जा अनुभूति स्तर में प्रवेश करना पड़ता था। उसके बाद ही वे क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर में पहुंच सकते थे। लेकिन लव ने एक अलग रास्ता अपनाया था। औषधीय शक्ति की सहायता से उसने स्वयं को सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी से जोड़ लिया था। इस प्रकार उसने अपनी सभी नाड़ियों को खोल दिया था। ये एक ही कदम में क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर तक पहुंचने जैसा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। हालांकि उसका शरीर उस स्तर तक मजबूत हो चुका था, लेकिन क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म का वास्तविक अर्थ था प्राण केंद्र में ऊर्जा भंवर बनाना, और उसके पास प्राण केंद्र में ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता ही नहीं थी। मेरी नाड़ियां तो खुल गई हैं, लेकिन मेरा बेकार प्राण केंद्र अभी भी ट्रू क्यूआई जीवन शक्ति को संग्रहित नहीं कर सकता। यदि मैं किसी से लड़ूंगा तो कुछ ही क्षणों में मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये पर्याप्त नहीं है। लव ने अपनी नई स्मृतियों को खंगालना शुरू किया। उनमें लगभग सारी स्मृतियां रसायन विद्या और औषधि निर्माण से जुड़ी थी। लेकिन अंततः उसे एक युद्ध कला से जुड़ी स्मृति मिली। 9 स्टार हेगेमन बॉडी 8 नवतारा महाशक्ति साधना। ये देखकर लव की आंखें चमक उठीं। ये तकनीक मानो उसी के लिए बनाई गई थी। ये प्राण केंद्र की साधना नहीं करती थी। ये शरीर के भीतर स्थित 9 तारों की साधना करती थी। जब वे 9 तारे पूर्ण रूप से निर्मित हो जाते तो वे 9 प्राण केंद्रों के बराबर शक्ति प्रदान करते। ये पढ़ते ही लव लगभग खुशी से उछल पड़ा, लेकिन आगे पढ़ते ही उसका चेहरा उतर गया। 9 स्टार हेगेमन बॉडी 8 नवतारा महाशक्ति साधना का अभ्यास करने के लिए असंख्य मेडिसिनल पिल की आवश्यकता थी। पहले तारे फेंगफू स्टार वायु तारा को बनाने के लिए ही अथाह ऊर्जा चाहिए थी। यदि वह केवल वातावरण से ऊर्जा सोखकर
इसे बनाना चाहता तो 100 वर्ष भी पर्याप्त नहीं होते। उसे अनगिनत औषधीय गोलियों की आवश्यकता थी। उनके बिना साधना असंभव थी। लेकिन प्रताप परिवार की वर्तमान आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब थी। इतनी बड़ी मात्रा में औषधियाँ खरीदना संभव नहीं था। पहले मुझे धन कमाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। लव बुदबुदाया। कपड़े बदलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर बीत चुकी थी। विशाल प्रताप परिवार की हवेली लगभग सुनसान दिखाई दे रही थी। लव के पिता सीताराम सिंह फीनिक्स क्राय एम्पायर के सीमा रक्षक सरदार थे। वे इस समय बारबेरियन बॉर्डर्स सीमांत वन प्रदेश में तैनात थे। पिछले कई वर्षों से लव और मिसेस तारा को इंपीरियल कैपिटल में लोगों की तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ा था। उनके पास कुलीन उपाधि तो थी, लेकिन संपत्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। पूरी हवेली में मुश्किल से 10 नौकर चाकर थे। सभी कुलीन परिवारों में उनकी स्थिति सबसे दयनीय थी और लव गरीबों में भी सबसे गरीब। फीनिक्स क्राय एम्पायर उस समय युद्ध कलाओं के स्वर्ण युग में था। लगभग हर व्यक्ति साधना करता था, लेकिन लव की विकृत शारीरिक अवस्था उसे साधना करने से रोकती थी। इसलिए वह पूरे इंपीरियल कैपिटल का उपहास बन चुका था। दूसरी ओर उसके पिता सीताराम सिंह अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके रहते बारबेरियन बॉर्डर सीमांत वन प्रदेश को कोई पार नहीं कर सकता था। उन्हें साम्राज्य का युद्ध देवता माना जाता था। एक ओर ऐसा पिता, दूसरी ओर साधना करने में असमर्थ पुत्र। लोगों का उपहास करना स्वाभाविक था, लेकिन लव को इसकी परवाह नहीं थी। जिस दिन समस्या हुई, उस दिन राठौड़ परिवार के उत्तराधिकारी यशवर्धन ने उसका अपमान करते हुए कहा था कि वह सीताराम सिंह का असली पुत्र नहीं है। ये सुनते ही लव का क्रोध आकाश छू गया था। ये सीधे उसकी माँ के चरित्र पर प्रहार था। क्रोध में उसने यशवर्धन को द्वंद्व के लिए चुनौती दे दी, लेकिन यशवर्धन क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर के 7वें स्तर पर था और लव तो साधारण व्यक्ति भी नहीं था। परिणाम स्वरूप वह बुरी तरह पीटा गया और मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। उस घटना के बाद वह पूरे इंपीरियल कैपिटल का मजाक बन गया। हवेली से निकलकर लव सीधे 100 हर्ब माउंटेन वैली के औषधि बाजार की ओर चल पड़ा। उसे औषधीय जड़ी बूटियों की वर्तमान कीमतें और स्थिति समझनी थी। रास्ते भर लोग उसे पहचानकर फुसफुसाते रहे, लेकिन वह इन सब का आदी हो चुका था। तभी अचानक कुछ लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे, ये तो लव है। सुना था इतनी मार खाई कि अपनी माँ तक को नहीं पहचान पाया, फिर आज इतना फुर्तीला होकर बाहर कैसे घूम रहा है? एक 16 वर्षीय युवक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ा था। उसके साथ 2 अंगरक्षक भी थे। वह था विक्रम। लव ने उसे देखा, सिर हिलाया और बोला, लोग कहते हैं कि अच्छे से प्रशिक्षित कुत्ते भी रास्ता नहीं रोकते। लगता है तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो। विक्रम का चेहरा तुरंत विकृत हो गया। लव, लगता है पिछली पिटाई का सबक भूल गया है। अगर फिर से मरने की इच्छा है तो मार्शल अरीना युद्ध मंच में चलो। लव ने शांत स्वर में कहा, इसीलिए तो तुम्हें कुत्ता कहा। जाओ और यशवर्धन के पीछे घूमो। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन विक्रम ने उसका रास्ता रोक लिया। लव, तुम मौत मांग रहे हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, विक्रम, मौत तो तुम मांग रहे हो। मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? एक विशालकाय युवक आगे बढ़ा। वह था अर्जुन। उसकी ऊंचाई और व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। अर्जुन क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर के 8वें स्तर पर था। उसकी शक्ति विक्रम से कहीं अधिक थी। लव भाई, अगर चाहो तो मैं अभी यशवर्धन को सबक सिखा दूं, अर्जुन ने गुस्से से कहा। लव मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं, मेरे हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से विक्रम चिल्लाया, लव, अगर हिम्मत है तो मुझसे द्वंद्व करो। लव रुक गया। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा।
उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी हत्या की इच्छा चमक उठी। तुम मुझसे द्वंद्व करना चाहते हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि विक्रम अनायास कांप उठा, लेकिन अब पीछे हटना उसके लिए असंभव था। हाँ, क्या तुम स्वीकार करते हो? लव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त होगी। विक्रम हंस पड़ा। तुम्हारे पास दाव पर लगाने के लिए बचा ही क्या है? लव ने अर्जुन की ओर देखा। भाई अर्जुन, क्या तुम अपनी मार्शल स्वॉर्ड युद्ध तलवार मुझे उधार दोगे? ले लो। अर्जुन ने बिना झिझक तलवार उसे सौंप दी। लव ने सिर हिलाया। ये तलवार कम से कम 8,000 स्वर्ण मुद्राओं की है। मैं इसे 5,000 मान लेता हूँ। अगर तुम जीत गए तो तलवार तुम्हारी, अगर हार गए तो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरी। विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसे लगा मानो लव पागल हो गया है। ठीक है, चलो मार्शल अरीना युद्ध मंच चलते हैं। आज अगर मैंने तुम्हारे दांत न तोड़े तो मेरा नाम विक्रम नहीं। लव के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडा अंधकार चमक रहा था। विक्रम केवल यशवर्धन का एक कुत्ता था, लेकिन वह बार बार उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य था? जो भी हो, एक दिन सत्य अवश्य सामने आएगा। लव सीधे मार्शल अरीना युद्ध मंच की ओर बढ़ गया। अध्याय 3, असली धार दिखाना। फीनिक्स क्राय एम्पायर में युद्ध कला की परंपरा अत्यंत लोकप्रिय थी, इसलिए विवाद होना स्वाभाविक था। इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए इंपीरियल कैपिटल के बाहर एक विशेष लाइफ एंड डेथ अरीना बनाया गया था। यदि दोनों पक्ष सहमत होकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दें, तो युद्ध मंच में प्रवेश करने के बाद चाहे कोई किसी को मार भी डाले, उसे साम्राज्य की ओर से कोई दंड नहीं दिया जाता था। सामान्य दिनों की तरह आज भी वहाँ भारी भीड़ जमा थी। लेकिन कुछ मुकाबलों के समाप्त होने के बाद जब दो युवक मंच पर चढ़े, तो अचानक पूरे मैदान में हलचल मच गई। अरे, वो तो लव है ना? हाँ, कल ही तो उसे लगभग मार डाला गया था। आज यहाँ क्या कर रहा है? शायद मरने का शौक चढ़ गया है। लव के पिता सीताराम सिन्हा को लोग साम्राज्य का युद्ध देवता कहते थे, लेकिन ये सम्मान मुख्यतः सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से मिला था, जो उनकी वजह से सुरक्षित थे। इंपीरियल कैपिटल के अमीर और आराम पसंद लोगों की नजरों में एक साधारण परिवार से आया व्यक्ति कभी उनके बराबर नहीं हो सकता था। इसीलिए पूरे इंपीरियल कैपिटल में बहुत कम लोग ऐसे थे जो लव का सम्मान करते थे। लव, तुम जैसे कचरे को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर मरना ही है तो कहीं और जाकर मर। हम तुम्हारा तमाशा देखने नहीं आए हैं। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन भीड़ से दूर एक कोने में दो घूंघट ओढ़े युवतियां शांत भाव से उसे देख रही थी। दीदी, यही आपके मंगेतर हैं? एक युवती ने निराश स्वर में पूछा। उनके शरीर से तो साधना की हल्की सी ऊर्जा भी महसूस नहीं हो रही। दूसरी युवती ने नाक सिकोड़ ली। अगर पिता इतने जिद्दी न होते तो मेरे जन्म से पहले ही ये रिश्ता तय न करते। सचमुच सिर दर्द है। मंच पर खड़ा लव उन दोनों युवतियों से पूरी तरह अनजान था। भीड़ की गालियों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह केवल विक्रम को देख रहा था। विक्रम ने चारों ओर की भीड़ की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य किया। देखा, तुम कितने नापसंद किए जाते हो। अगर थोड़ी भी समझ है तो अपना सिर फोड़कर मर जाओ। लव चुप रहा। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी। टन, घंटी बजी। मुकाबला शुरू हो चुका था। एक क्षण में पूरा मैदान शांत हो गया। लाइफ एंड डेथ अरीना में हर मुकाबला जीवन और मृत्यु की सीमा पर होता था। किसी की सांस कब रुक जाए कोई नहीं जानता था। दूर खड़ी युवती ने पूछा, दीदी, आपके मंगेतर में साधना का कोई आधार नहीं दिखता, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर के तीसरे चरण में है। क्या आपको चिंता नहीं हो रही? मुझे क्यों चिंता होगी? दूसरी युवती ने ठंडे स्वर में कहा। अगर वह मर भी जाए तो मेरा उससे क्या संबंध? लेकिन ये कहते हुए उसने अपने वस्त्रों के भीतर से एक प्राचीन रेशमी जाल निकाल लिया। उसकी साथ ही मुस्कुरा उठी। कहती कुछ और है, करती कुछ और।
अगर आपको उसकी परवाह नहीं तो ये हथियार क्यों निकाल लिया? वैसे देखने में तो वो बुरा भी नहीं है। अगर आप रिश्ता तोड़ दें तो मुझे दे दीजिएगा। बकवास बंद करो। दूसरी युवती झुंझला गई। अगर इतना पसंद है तो रिश्ता टूटने का इंतजार कर लेना। ही। युद्ध मंच पर लव शुरू से अंत तक शांत खड़ा रहा। कल वाला क्रोधित और आवेश में भरा लव मानो कहीं गायब हो चुका था। विक्रम ने व्यंग्य किया, लव, मौत सामने देखकर तुम बड़े शांत हो गए हो। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुमने खुद दाव बढ़ाया है। तुम्हें जिंदा छोड़कर और ज्यादा मजा आएगा। लव ने अधीर होकर कहा, बहुत बकवास कर चुके, जल्दी शुरू करो, मेरे पास और भी काम है। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। भीड़ एक बार फिर उसका मजाक उड़ाने लगी। विक्रम, जल्दी इसे मारो। इतना घमंडी कब से हो गया? इसकी शक्ल देखकर शर्म आती है। विक्रम के चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभरी। अब उसने और समय बर्बाद नहीं किया। क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर के तीसरे चरण की शक्ति उसके शरीर से फूट पड़ी। उसने मंच पर पैर मारा और बिजली की तरह लव की ओर झपटा। उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई आगे बढ़ी। नीचे बैठे लोग उत्साह से चिल्ला उठे, वाह, ये तो वाइन जे ट्री फिस्ट है। लेकिन दूर खड़ी दोनों युवतियों की आंखों में केवल उपहास था। लव भी मुस्कुराया। उसकी नजर में ये हमला गलतियों से भरा हुआ था। मुट्ठी तेजी से उसके चेहरे की ओर आई, लेकिन लव अपनी जगह से हिला तक नहीं। देखो, डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा। भीड़ में से कोई हंसा, लेकिन उसी क्षण विक्रम की मुट्ठी लव के चेहरे से 1 इंच पहले रुक गई। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। किसी ने देखा ही नहीं कि कब लव का पैर उठा और सीधे विक्रम की टांगों के बीच जा लगा। विक्रम का चेहरा बैंगनी पड़ गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। वह दर्द से जड़ हो गया, लेकिन लव नहीं रुका। उसने बिजली की गति से विक्रम के बाल पकड़ लिए। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। उसका घुटना लगातार विक्रम के चेहरे पर बरसने लगा। हड्डियां टूटने की आवाजें पूरे मैदान में गूंज उठीं। कुछ ही क्षणों में विक्रम की नाक धंस गई, चेहरा खून से भर गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरा मैदान शांत हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर के तीसरे चरण का साधक एक ऐसे युवक से हार गया था जो साधना तक नहीं कर सकता था, और वह भी इतनी आसानी से। ये परिणाम उन सभी लोगों के चेहरे पर तमाचा था जो अभी तक लव का मजाक उड़ा रहे थे। दूर खड़ी दोनों युवतियां भी स्तब्ध थी। उनकी नजरों में विक्रम एक चींटी से अधिक नहीं था, लेकिन लव, उसने बिना स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रयोग किए केवल अपने शरीर की ताकत से जीत हासिल की थी। विजेता लव। मंच के नीचे बैठे वृद्ध निर्णायक ने घोषणा की। लव ने गहरी सांस ली। उसके भीतर उबल रही हत्या की इच्छा को उसने बड़ी मुश्किल से दबाया। अभी किसी को मारने का समय नहीं था। वर्षों के अपमान और दमन के बाद उसके भीतर का क्रोध फूट पड़ा था, लेकिन बाकी लोगों को लगा कि वह केवल थक गया है। लव मंच से नीचे उतरा। वृद्ध निर्णायक ने उसे दाव पर लगी मार्शल स्वॉर्ड युद्ध तलवार और 5000 स्वर्ण मुद्राओं वाला क्रिस्टल कार्ड सौंप दिया। नियमों के अनुसार मुकाबले से पहले दोनों पक्ष अपना दाव निर्णायक को सौंपते थे, ताकि कोई बाद में मुकर न सके। तलवार लेकर लव ने तुरंत अर्जुन को लौटा दी। क्रिस्टल कार्ड को अपने वस्त्रों में रखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया। 5000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत बड़ी राशि नहीं थीं, लेकिन प्रताप परिवार की वर्तमान स्थिति में ये भी किसी खजाने से कम नहीं था। कई महीनों से उन्हें साम्राज्य की ओर से कोई सहायता नहीं मिली थी। स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी अच्छा भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। सैकड़ों निगाहों के बीच लव और अर्जुन धीरे धीरे वहां से निकल गए। दूर खड़ी दोनों युवतियां भी उनके पीछे गायब हो गयी। लव द्वारा विक्रम को हराने की खबर पूरे इंपीरियल कैपिटल में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था। एक ऐसा युवक जो साधना नहीं कर सकता, वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया?
बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन सच्चाई उनके सामने थी। विक्रम को बेहोशी की हालत में उसके घर ले जाया गया था। लव ने अपनी जीत की राशि अर्जुन के साथ बांटने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। वह कोई बहाना बनाकर जल्दी से चला गया। उसने यह तक नहीं पूछा कि लव अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। लव ने मन ही मन उसका यह उपकार याद रख लिया। उसके बाद वह सीधे 100 हर्ब माउंटेन वैली के बाजार पहुंच गया। वहां उसने औषधीय जड़ी बूटियों की सूची मंगाई। सूची में हर जड़ी बूटी का नाम और मूल्य स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। उसे फेंग फू पिल वायुतारा गोली बनाने के लिए आवश्यक अधिकांश सामग्री मिल गई। सौभाग्य से वे बहुत दुर्लभ नहीं थीं, लेकिन कीमत देखकर उसका दिल बैठ गया। उसके पास जितना धन था, उससे मुश्किल से 3 बार की सामग्री खरीदी जा सकती थी, और उसे केवल जड़ी बूटियां ही नहीं चाहिए थी। उसे एक औषधि भट्टी भी खरीदनी थी, साथ ही अन्य सहायक सामग्री भी। उसके पास मौजूद धन समुद्र में एक बूंद के समान था। अंत में उसने दांत भींचकर सबसे सस्ती कांसे की भट्टी खरीदी। उसने फेंग फू पिल वायुतारा गोली की एक खेप की सामग्री खरीदी, साथ ही एनर्जी रिकवरी पाउडर बनाने की कई जड़ी बूटियां भी। जब वो बाजार से निकला, उसके क्रिस्टल कार्ड में केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं बची थी। घर लौटकर उसने सीधे अपने कमरे का रुख किया। दरवाजा बंद करने के बाद उसने गुड़िया को आदेश दिया, किसी को अंदर मत आने देना, माँ को भी नहीं, खासकर उन्हें चिंता न होने देना। उसे पता था कि युद्ध मंच की खबर जल्द ही मिसेस तारा तक पहुँच जाएगी। वह उन्हें व्यर्थ चिंतित नहीं करना चाहता था। फिलहाल उसके लिए हर पल मूल्यवान था। उसे अपनी शक्ति बढ़ानी थी। उसे महसूस हो रहा था कि प्रताप परिवार की वर्तमान स्थिति सामान्य नहीं है। कोई बड़ा संकट आने वाला है। लव ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को संचालित किया। उसकी हथेली पर एक छोटी सी पिल फ्लेम प्रकट हुई। यह एक औषधि साधक की अग्नि थी, लेकिन उसे देखकर वो हंसे या रोए समझ नहीं पाया। ये अग्नि बेहद कमजोर थी। सामान्य पिल फ्लेम की तुलना में भी इसकी गर्मी बहुत कम थी। और सबसे बड़ी समस्या, प्राण केंद्र के अभाव में वह इसे 15 मिनट से अधिक बनाए नहीं रख सकता था, जबकि एक गोली बनाने के लिए इससे कहीं अधिक समय चाहिए था। लव ने कड़वी मुस्कान दी। सौभाग्य से उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने एनर्जी रिकवरी पाउडर बनाने की सामग्री भट्टी में डाली, लेकिन इस बार उसने पिल फ्लेम का उपयोग नहीं किया। उसने साधारण लकड़ी की आग का सहारा लिया। कुछ समय बाद सभी जड़ी बूटियां शुद्ध होकर तैयार हो गई। उन्हें पानी में मिलाकर उसने एनर्जी रिकवरी लिक्विड तैयार किया। थोड़ा विश्राम करने के बाद उसने गहरी सांस ली। अब समय आ गया था फेंग फू पिल वायुतारा गोली को बनाने का। अध्याय 4, वायुतारा का निर्माण। नवछाया घास, शुद्धिकरण पूर्ण। अर्थ ड्रैगन रूट, शुद्धिकरण पूर्ण। फ्लेम सीड, शुद्धिकरण पूर्ण। 30 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को एक एक करके शुद्ध किया गया। इस प्रक्रिया में लव के 2 घंटे से भी अधिक समय लग गए और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। गोली बनाना साधारण काढ़ा पकाने जैसा नहीं था। हर जड़ी बूटी के सार को निकालना पड़ता था, साथ ही उसकी अशुद्धियों को हटाकर उसे शुद्ध चूर्ण में बदलना पड़ता था। लेकिन लव की हथेली में जल रही अग्नि की गुणवत्ता बहुत निम्न थी। इस कारण तैयार चूर्ण में अभी भी काफी अशुद्धियां बची हुई थी। फिर भी उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पहला कारण ये था कि उसकी साधना लगभग न के बराबर थी। वह अपनी पिल फ्लेम को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं था। दूसरा कारण ये था कि वर्तमान में उसके पास किसी दूसरी अग्नि को वश में करने की न तो क्षमता थी और न ही अवसर। इसलिए उसे फिलहाल इसी से काम चलाना था। एल्केमी मास्टर बनने के लिए केवल शक्तिशाली पिल फ्लेम ही पर्याप्त नहीं थी। मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी और उससे भी अधिक शक्तिशाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती थी। पहली 2 चीजें प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था।
जहाँ तक पिल फ्लेम का प्रश्न था, यदि तैयारी पूरी हो तो किसी अग्नितत्व वाले मायावी पशु को पकड़कर उसकी अग्नि को वश में किया जा सकता था। 99% से अधिक एल्केमी साधक इसी प्रकार की पशु अग्नियों का उपयोग करते थे। केवल कुछ विरले लोग ही आकाश और पृथ्वी में जन्मी रहस्यमयी स्पिरिट फ्लेम दिव्य अग्नि को नियंत्रित कर पाते थे। दिव्य अग्नियों का अपना चेतन अस्तित्व होता था। लव की यादों के अनुसार उसके पूर्वजन ने भी एक अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिट फ्लेम दिव्य अग्नि को नियंत्रित किया था, लेकिन वह सब अतीत की बातें थीं। वर्तमान में उसे इसी कमजोर अग्नि के सहारे आगे बढ़ना था। कुछ देर विश्राम करने के बाद लव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी हथेली में एक छोटी लौ उत्पन्न की। पीली अग्नि धीरे धीरे लहराने लगी। बुरा नहीं, इतने शोधन के बाद इसकी शक्ति थोड़ी बढ़ गई है। फिलहाल इतना ही काफी है। उसने लगातार 7 अलग अलग औषधीय सारों को शुद्ध किया और उन्हें भट्टी में डाल दिया। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अचानक फूट पड़ी। क्षण भर में उसकी अग्नि पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई। लव मुस्कुराया। अगर कोई एल्केमी मास्टर ये देख ले कि मैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ईंधन की तरह जला रहा हूँ, तो शायद सदमे से मर जाए। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसी भी एल्केमी साधक की नींव होती है। गोली निर्माण के दौरान अग्नि के तापमान को नियंत्रित करने के लिए विशाल मात्रा में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती थी। यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी मेहनत राख बन जाती थी। कभी कभी तो भट्टी भी फट सकती थी। सामान्यतः एल्केमी साधक शुरुआत में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं करते थे। वे इसे अंतिम चरण के लिए बचाकर रखते थे, लेकिन लव शुरुआत से ही इसका उपयोग कर रहा था, और वह भी केवल अग्नि की शक्ति बढ़ाने के लिए। ये किसी खजाने को जलाकर खाना पकाने जैसा था। कोई भी एल्केमी साधक इसे देखकर पागल हो जाता, लेकिन लव को इसकी चिंता नहीं थी। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सामान्य एल्केमी साधकों की तुलना में कहीं अधिक थी। एल्केमी के स्तर इस प्रकार थे: शिष्य, एल्केमी साधक, एल्केमी मास्टर, एल्केमी सम्राट, महा एल्केमी सम्राट, एल्केमी एंसेस्टर, पूज्य औषधि ऋषि मास्टर, एल्केमी पिल सेंट, और अंत में एल्केमी सॉवरेन। फेंग फू पिल वायुतारा गोली प्रथम स्तर की गोली थी। सामान्यतः शिष्य स्तर का साधक ही ऐसी गोली बनाने में सक्षम होता था, लेकिन लव के पास एक एल्केमी सॉवरेन की जीवन भर की स्मृतियां थी, इसलिए वह अपनी वर्तमान क्षमता को भली भांति जानता था। भट्टी धीरे धीरे कांपने लगी। उससे हल्की भनभनाहट निकल रही थी। लव हंसा। अग्नि की शक्ति बढ़ाने से गति भी काफी बढ़ गई है। उसने तुरंत 3 और जड़ी बूटियां भट्टी में डाल दी। अब उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से एक नली उठाई, उसका एक सिरा एनर्जी रिकवरी लिक्विड से भरे पात्र में डाला और एक घूंट पी लिया। तरल उसके पेट में पहुंचते ही उसके शरीर के सभी रोम छिद्र खुल गए। वे पागलों की तरह आकाश और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोखने लगे। उसकी समाप्त होती ऊर्जा तेजी से वापस आने लगी। यही कारण था कि उसने पहले एनर्जी रिकवरी लिक्विड तैयार किया था। इसके बिना फेंग फू पिल वायुतारा गोली बनाना असंभव था। हर थोड़ी देर में वह एक घूंट पीता और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पुनः भर लेता। इसी तरह लगातार 2 दिन बीत गए। अंततः उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थकान महसूस करने लगी। ये संकेत था कि उसकी अधिकांश शक्ति खर्च हो चुकी थी। लेकिन अब अंतिम चरण शेष था। भट्टी से औषधीय सुगंध फैलने लगी। भले ही उसकी स्मृतियों में प्रथम स्तर की गोली बनाना बच्चों का खेल था, लेकिन वर्तमान लव अब वह महान एल्केमी सॉवरेन नहीं था, इसलिए उसके मन में हल्का तनाव अवश्य था। अचानक भन, भट्टी के भीतर कंपन शुरू हो गया। ऊर्जा उग्र होने लगी, लेकिन लव घबराया नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ये गोली बनने का संकेत था, और यही सबसे महत्वपूर्ण चरण भी था। उसने अपनी संपूर्ण स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सक्रिय कर दी। इस बार उसने एक भी अंश बचाकर नहीं रखा। उसकी हथेली की अग्नि अचानक प्रचंड हो उठी।
साथ ही एक अदृश्य शक्ति ने पूरी भट्टी को सील कर दिया। ये तकनीक थी हेवन सील अर्थ लॉक, आकाश पृथ्वी बंधन। ये विधि उसने अपनी स्मृतियों से प्राप्त की थी। इसका उपयोग गोली विस्फोट और भट्टी विस्फोट दोनों को रोकने के लिए किया जाता था। साथ ही यह औषधीय सार को बाहर निकलने से भी रोकती थी। अधिकांश एल्केमी साधक इस चरण में नरम तरीका अपनाते थे। इससे खतरा कम होता था, लेकिन औषधीय सार का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता था। परिणाम स्वरूप गोली की गुणवत्ता साधारण रह जाती थी। धड़ाम। लव की पूरी शक्ति के दबाव में भट्टी से एक भारी आवाज निकली। फिर सब शांत हो गया। लव ने राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। सिर चकरा रहा था। कुछ देर बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो उसने उत्साहित होकर भट्टी खोली। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर 5 गोलियां रखी थीं। वे पूरी तरह गोल थी और उनसे तीव्र औषधीय सुगंध निकल रही थी। 2 निम्न स्तरीय गोलियां और 3 बेकार गोलियां। सच में, अगर ये बात किसी को बताओ तो शर्म से मर जाऊंगा। उसने सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। कुछ क्षण बाद वो स्वयं ही हंस पड़ा। स्पष्ट था कि एल्केमी सॉवरेन की घमंडी स्मृतियां अभी भी उस पर असर डाल रही थी। वास्तव में उसकी उपलब्धि अद्भुत थी। उसने गोलियों को ध्यान से देखा। 2 गोलियां पूर्ण गोलाकार थी। उनकी सुगंध मन को ताजगी प्रदान कर रही थी। लव अत्यंत प्रसन्न हुआ। इंपीरियल कैपिटल में ऐसी एक गोली की कीमत कम से कम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं थी। जहाँ तक 3 बेकार गोलियों का प्रश्न था, वे भी उस टाइगर बोन पिल से कहीं बेहतर थी, जिसे मिसेस तारा ने उसके लिए खरीदा था। उनमें कम से कम 30% औषधीय सार सुरक्षित था। यदि किसी गोली में 50% सार सुरक्षित रहे तो उसे निम्न स्तरीय माना जाता था। 60% मध्यम स्तर, 70% उच्च स्तर, 80% शीर्ष स्तर, 90% अद्वितीय स्तर और 100%। उसके बारे में अभी सोचना भी व्यर्थ था। वह लक्ष्य फिलहाल बहुत दूर था। उच्च स्तर की गोलियों में अशुद्धियां कम होती थी। उनमें गोलीविष भी कम होता था। यही कारण था कि एक मध्यम स्तर की गोली का प्रभाव निम्न स्तर की गोली से 10 गुना अधिक होता था और उसकी कीमत कम से कम 100 गुना अधिक। 5 गोलियां सुरक्षित रखने के बाद लव ने भट्टी साफ की। इसके बाद वो और अधिक नहीं टिक पाया। वह बिस्तर पर गिरा और गहरी नींद में डूब गया। उसे नहीं पता कितनी देर तक वह सोता रहा। बीच बीच में उसे लगा जैसे कोई उसके चेहरे को सहला रहा हो, कोई धीमे स्वर में उससे कुछ कह रहा हो, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि आंखें नहीं खोल सका। जब वह दोबारा जागा, 3 दिन बीत चुके थे। उसका पेट भूख से गरज रहा था। जल्दी जल्दी भोजन समाप्त करने के बाद वह फिर से साधना में बैठ गया। उसने एक बेकार फेंगफू पिल वायुतारा गोली निगल ली। फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उसकी ऊर्जा को अपने पैर के तलवे की ओर ले गया। वही स्थित था योंगक्वान बिंदु और वही 9 स्टार हेगेमन बॉडी 8 नवतारा महाशक्ति साधना के प्रथम तारे। फेंगफू स्टार वायुतारा का स्थान था। धड़ाम। उसका बायां पैर कांप उठा। भयानक ऊर्जा बाहर निकली। फर्श में दरारें फैल गईं। लव मुस्कुराया। बहुत बढ़िया। स्थान और नाड़ी मार्ग दोनों मिल चुके हैं। अब वास्तविक प्रहार शुरू होगा। उसने एक निम्न स्तरीय फेंगफू पिल वायुतारा गोली निकाली और सीधे निगल गया। शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर में विस्फोट की तरह फैल गई। उसने सारी शक्ति को योंगक्वान बिंदु की ओर धकेल दिया। वह बिंदु कांप उठा, मानो सूखी नदी में अचानक बाढ़ आ गई हो। गड़गड़ाहट। एक विस्फोटक ध्वनि उसके शरीर में गूंज उठी। भयंकर ऊर्जा पूरे शरीर में फैल गई। कमरे में धूल और हवा का तूफान उठ गया। कुछ देर बाद धूल बैठी। उसके बीच लव शांत खड़ा था। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। वह अपने पैर के तलवे में मटर के दाने जितना एक चमकता बिंदु महसूस कर सकता था। वही था फेंगफू स्टार वायुतारा। उससे अनंत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी।
लव का मन हुआ कि वह आकाश की ओर देखकर जोर से गर्जना करे। कमरे में हुए इस विस्फोट ने पूरे प्रताप परिवार को हिला दिया। सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचे। मिसेस तारा भी चिंतित होकर आ गईं। उन्हें देखते ही लव बोला, माँ, आज इंपीरियल कॉलेज में नए विद्यार्थियों का प्रवेश है, मुझे तुरंत जाना होगा। ये कहकर वो सबको स्तब्ध छोड़ गया। कुछ ही देर में उसने साफ कपड़े पहने और सीधे इंपीरियल कॉलेज की ओर रवाना हो गया। अध्याय 5। इंपीरियल कॉलेज। इंपीरियल कॉलेज हर महीने एक दिन इंपीरियल कैपिटल के कुलीन परिवारों के युवाओं के लिए अपने द्वार खोलता था। सुबह के समय वहाँ कविता, शिष्टाचार और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी, जबकि दोपहर में महल का बैटल स्किल पवेलियन सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क खुला रहता था। पहले इंपीरियल कॉलेज का खुलना लव के लिए कोई महत्व नहीं रखता था। वह चाहे वहाँ जाता भी तो केवल उपहास का पात्र बनता। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। फेंगफू पिल वायुतारा गोली का सेवन करने के बाद उसने सफलतापूर्वक फेंगफू स्टार वायुतारा का प्रारंभिक रूप बना लिया था। हालांकि यह अभी केवल एक भ्रूण अवस्था थी और अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी संग्रहित नहीं कर सकती थी। फिर भी ये केवल नाड़ी मार्गों में संचित ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक शक्ति धारण कर सकती थी। नाड़ी मार्ग नदियों के समान थे, जबकि डैंशन प्राण केंद्र उस महासागर के समान था जो उन नदियों को ऊर्जा प्रदान करता था। इसी कारण उसे ऊर्जा सागर भी कहा जाता था। हालांकि नदी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित होती है। डैंशन प्राण केंद्र के बिना सारी ऊर्जा शीघ्र समाप्त हो जाती थी। लेकिन फेंगफू स्टार वायुतारा के निर्माण ने ये समस्या पूरी तरह समाप्त कर दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब उसका प्रारंभिक रूप बन चुका था, पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर वह धीरे धीरे पूर्ण फेंगफू स्टार वायुतारा में परिवर्तित हो सकता था। तब लव के पास अपना स्वयं का डैंशन प्राण केंद्र होगा। यही 9 स्टार हेगेमन बॉडी 8 नवतारा महाशक्ति साधना की सबसे अनोखी विशेषता थी। यदि 9 तारे पूर्ण हो जाए तो वह 9 डैंशन प्राण केंद्र के बराबर होंगे। ऐसी ऊर्जा का स्रोत कितना भयानक होगा, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं था। लव के पास पूरी 9 स्टार हेगेमन बॉडी 8 नवतारा महाशक्ति साधना की स्मृतियाँ थी। लेकिन ये स्वर्ग को चुनौती देने वाली साधना थी। उसकी समझ अभी अत्यंत सीमित थी। उसे इसके रहस्यों को समझने के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना होगा। जब वह फेंगफू स्टार वायुतारा को पूर्ण रूप से बना लेगा, तब वह विशाल मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी संग्रहित कर सकेगा। उसके बाद वह अपने रक्त मार्गों को सक्रिय कर ब्लड कंडेंसेशन रियल्म रक्त जागरण स्तर में प्रवेश करने का प्रयास करेगा, और तभी वह वास्तव में एक सच्चा योद्धा कहलाएगा। क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर केवल साधना का प्रारंभिक चरण था। केवल ब्लड कंडेंसेशन रियल्म रक्त जागरण स्तर में प्रवेश करने के बाद ही व्यक्ति का रक्त और ऊर्जा उफान मारते थे तथा उसकी शक्ति कई गुना बढ़ती थी। लव नहीं जानता था कि वह क्यूआई कंडेंसेशन रियल्म ऊर्जा संचय स्तर के किस स्तर पर गिना जाएगा। लेकिन फेंगफू स्टार वायुतारा के निर्माण के बाद उसकी शारीरिक शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ चुकी थी। अब उसका साधारण मुक्का भी हवा में सीटी जैसी आवाज पैदा करता था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि 2 मीटर दूर रखा फूलदान भी टूट सकता था, मानो उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो। इस बार इंपीरियल कॉलेज आने का उसका उद्देश्य स्पष्ट था, बैटल स्किल पवेलियन। अब उसके पास पर्याप्त स्पिरिचुअल एनर्जी थी। वह बैटल स्किल्स का अभ्यास शुरू कर सकता था। बैटल स्किल्स वे युद्ध तकनीकें थीं जिन्हें प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञों ने विकसित किया था। वे स्पिरिचुअल एनर्जी, ट्रू क्यूआई जीवन शक्ति और नाड़ी मार्गों का उपयोग करके साधारण शक्ति को कई गुना बढ़ा देती थी। उनकी शक्ति अत्यंत भयावह होती थी, इसलिए प्रत्येक बैटल स्किल किसी भी योद्धा के लिए अमूल्य थी। लव अब ऐसी ही किसी बैटल स्किल को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। इंपीरियल कॉलेज इंपीरियल कैपिटल के उत्तरी भाग में स्थित था। ये कई दर्जन किलोमीटर तक फैला हुआ था। इंपीरियल पैलेस के बाद
ये पूरे इंपीरियल कैपिटल की सबसे भव्य इमारत मानी जाती थी। अपना पहचान पत्र दिखाकर लव भीतर प्रवेश कर गया। वह सीधे ज्ञान सभा की ओर बढ़ा। यही सुबह के व्याख्यान होते थे। यहाँ कुलीन परिवारों के युवाओं को शिष्टाचार, कविता, दर्शन और प्राचीन साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। जब लव भीतर पहुंचा, तब अभी बहुत सुबह थी। विशाल सभा भवन में केवल कुछ दर्जन लोग ही मौजूद थे। हाँ, भाई लव, तुम आ गए। अचानक कुछ युवक उसकी ओर बढ़े।